अगर बेटा बात की जाए एपिग्लोटस को तो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। अगर ग्लोटस की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ग्लोटस जो है ये लेरेंक्स की ओपनिंग थी। ये बेटा म्यूकस मेम्ब्रेन, इसकी भी अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाएगी फेरेंक्स की तरह। तो ये भी म्यूकस पैदा करती है। दूसरी बात बेटा याद रखिएगा, ग्लोटस में मौजूद जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये स्ट्रेच करती है इनटू टू थिन एज फाइबर्स, यानी ग्लोटस में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ यूं स्ट्रेच करेगी और दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी जिनको वोकल कॉर्ड कहा जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये बेटा मैंने इस जगह पर ड्रा किए हैं, ये रेड कलर में वोकल कॉर्ड। तो जब बेटा हवा इन वोकल कॉर्ड के ऊपर से गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं। इनके वाइब्रेट करने से आवाज पैदा होती है। सो अगर बेटा हमसे ये पूछ लिया जाए कि वोकल कॉर्ड किस चीज से बने होते हैं तो हम ये कहेंगे कि ग्लोटस की म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रेच होती है, दो फाइब्रस बैंड बनाती है, इन दो फाइब्रस बैंड को वोकल कॉर्ड कहा जाता है। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड तो हम कहेंगे व्हेन एयर passes over these vocal cords they vibrate and due to their vibration sound is produced। तो बेटा इस तरह लेरेंक्स आवाज पैदा करता है, इसीलिए हमने लेरेंक्स को दूसरा नाम दिया था वॉइस बॉक्स का। तो बेटा लेरेंक्स को डिटेल से पढ़ लेने के बाद अब हम लोग पांचवें मेजर पोर्शन की तरफ आएंगे जो है ट्रैकिया का। डायग्राम को जरा साथ साथ देखते जाएं। मैंने आपको बताया था कि लेरेंक्स के बाद जो हवा वाली नाली होगी इसे नाम दिया था ट्रैकिया का। तो बेटा ये एक ट्यूब की तरह का रास्ता है, इट इज अ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद रखिएगा ये आइसोफेगस के वेंट्रल साइड पर मौजूद है। अगर पोजीशन की बात की जाए इट इज वेंट्रल टू दी आइसोफेगस, और आपको पता होना चाहिए आइसोफेगस असल में खुराक वाली नाली को नाम दिया था। बेटा याद रखिएगा कि इस ट्रैकिया की लंबाई तकरीबन 12 सेंटीमीटर होती है, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अगर हमसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि ट्रैकिया की लेंथ कितनी है, इट इज राउंड अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा बेटा अगर आप ट्रैकिया को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ट्रैकिया में यहां पर इस तरह इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज के टुकड़े मौजूद हैं। अच्छा बेटा ये बात याद रखिएगा कि ये कार्टिलेज जो है ये ट्रैकिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर कार्टिलेज के टुकड़े नहीं होंगे तो ट्रैकिया की दीवारें कोलैप्स कर जाएंगी। अगर ट्रैकिया की दीवारें कोलैप्स कर जाएंगी तो हवा का रास्ता बंद हो जाएगा, जिसका नतीजा अल्टीमेटली डेथ निकलेगा। So these C-shaped incomplete circular parts they are very important क्योंकि ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। इसीलिए बेटा मैंने यहां पर लिखा C-shaped cartilaginous rings are present in trachea
और इनका काम होता है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना। अच्छा बेटा, एक बड़ा अहम काम है, सॉरी क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है, या हम सोच सकते हैं कि ये जो सी शेप के टुकड़े हैं या सर्कल है ये इनकम्प्लीट क्यों है। तो बेटा यूं समझें कि ये वाली जो नाली है ये ट्रैकिया की है, ये है आइसोफेगस की, ये दोनों यूं इस तरह मिली हुई हैं। अगर आप खाने का कोई बड़ा टुकड़ा निगल लेते हैं तो आपको पता है ये जो आइसोफेगस है ये स्वेल करेगी, यानी जहां पे भी खुराक का टुकड़ा होगा वहां से ये हमें फूली हुई नजर आएगी। तो बेटा अगर ये ट्रैकिया, फर्ज कर ले यहां पर इतने इतने हिस्से में कार्टिलेज का टुकड़ा नहीं था, बाकी सी शेप के रिंग मौजूद थे, तो जब ये वाली नाली स्वेल होगी तो ये थोड़ी सी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगी, तो आसानी से खुराक नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। इसलिए कुदरत ने इस नाली में मौजूद सी शेप के जो रिंग थे उनको इनकम्प्लीट रखा, चारों तरफ से गोल नहीं रखा। अगर ये चारों तरफ से गोल होते, कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म में होते, तो यहां पर जो खुराक गुजरनी थी उसके गुजरने में प्रॉब्लम होती। तो बेटा ये आंसर था कि वाई कार्टिलिग्नस प्लेट्स दे आर नॉट फुली सर्कुलर और फुली राउंड। अच्छा बेटा, अब हम लोग ट्रैकिया को समझ लेने के बाद बात करेंगे। ट्रैकिया जब थोरेसिक कैविटी में दाखिल होता है तो मैंने पहले बताया कि दो नालियां बन जाएंगी, एक को कहा जाएगा राइट ब्रोंकस जो राइट लंग के अंदर दाखिल होगी, एक को कहा जाएगा लेफ्ट ब्रोंकाई जो लेफ्ट लंग के अंदर दाखिल हो जाएगी। सो इसलिए मैंने यहां पर लिखा ब्रोंकस। ट्रैकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। अच्छा बेटा, ये जो ब्रोंकाई है ये लंग्स में जाने के बाद मजीद डिवाइड होते हैं, मजीद डिवाइड होते हैं, तो इनको नाम दे दिया जाता है ब्रंक्यूल का। अच्छा बेटा, फिर एक वक्त आता है जब इनका डायामीटर 1 मिलीमीटर या उससे भी कम हो जाए, तो याद रखिएगा उस वक्त इनको नाम दिया जाना चाहिए ब्रंक्यूल का। अच्छा, अगर बेटा यहां कार्टिलिग्नस रिंग की बात कर रहे थे तो ये कार्टिलिग्नस रिंग जो ट्रैकिया में मौजूद थे ये ब्रोंकस में भी मौजूद थे, लेकिन जूं-जूं आगे ये डिवाइड होंगे तो ये जो कार्टिलिग्नस के रिंग थे ये रिंग खत्म होते जाएंगे और छोटे छोटे कार्टिलेज के टुकड़े या छोटी छोटी प्लेट्स जो है वो नालियों पर मौजूद होंगी, रिंग जो थे वो खत्म हो जाएंगे। हत्ता के ब्रंक्यूल तक जब ये पहुंचेंगे, यानी जब इनका डायामीटर 1 मिलीमीटर से छोटा होगा तो वहां ना तो कार्टिलेज के रिंग होंगे और ना ही वहां कार्टिलेज के टुकड़े मौजूद होंगे। इसलिए मैंने यहां पर लिखा नो कार्टिलिग्नस प्लेट्स और नो कार्टिलिग्नस रिंग्स आर प्रेजेंट। अच्छा बेटा, ये जो ब्रंक्यूल हैं आगे छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाते हैं जिनको नाम दिया जाता है एल्वियोलर डक्ट। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो बेटा ये है एल्वियोलर डक्ट, ये पीछे ब्रंक्यूल है। इनका मैं जिक्र कर रहा था कि इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर से भी कम होगा, इनमें कार्टिलिग्नस की कोई भी चीज मौजूद नहीं होगी। अच्छा बेटा, ये जो एल्वियोलर डक्ट है ये आगे जाके सैक्स के क्लस्टर मौजूद हैं उनमें ओपन होती हैं। ये एक क्लस्टर मैंने बनाया है, एक क्लस्टर ये है, एक क्लस्टर ये है। तो इनमें से हर एक थैली को बेटा नाम दिया जाता है एल्वियोलर सैक। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा कि एल्वियोलर डक्ट जो है वो लीड करती हैं एल्वियोलर सैक की तरफ। और बेटा यही एल्वियोलर सैक जो है ये फंक्शनल यूनिट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। याद रखिएगा कि ये जो एल्वियोलर सैक हैं इनकी दीवारें बहुत बारीक होती हैं, दे आर ओनली 1 सेल थिक, इसलिए मैंने यहां पर लिखा सिंगल लेयर। अच्छा बेटा, ये जो
एल्वियोलर है, इनके बाहर जो मेम्ब्रेन है उसे कहा जाता है एल्वियोलस, और अंदर जो थैलियां हैं उनको कहा जाता है एल्वियोलर सैक। याद रखिएगा इनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद है। जितनी भी हवा फ्रेश एयर इन एल्वियोलर सैक तक पहुंचेगी तो ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलर सैक में मुंतकिल कर देगा, और सैक में जो फ्रेश एयर थी उसमें मौजूद ऑक्सीजन को ब्लड में मुंतकिल कर देगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखिएगा कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का सैक के अंदर आ जाना और सैक में मौजूद हवा से ऑक्सीजन का ब्लड में आ जाना, बेटा ये दोनों काम डिफ्यूजन की वजह से होंगे, ना कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। मैंने ऐसा क्यों कहा? असल में इन ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। जो एल्वियोलर सैक के अंदर एयर थी, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम था। कार्बन डाइऑक्साइड हाई पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ डिफ्यूज कर जाती है। सिमिलरली एयर सैक के अंदर जो एयर थी उधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम था, इसलिए ऑक्सीजन एल्वियोलर सैक से ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाती है। यानी ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम था ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के जरिए होता है, डिफ्यूजन के जरिए होता है, ना कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। तो बेटा अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह मुख्तलिफ हिस्से गैसों के तबादले में अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं।